चेक कर लीजिएगा, फिर एल और एम चेक कर लीजिएगा। ये पहली वैल्यू आपको सेल बताती है, ये सब सेल बताती है, और ये आपको ऑर्बिटल बताती है। इसकी वैल्यू से और इसकी वैल्यू से आपको रेडियल नॉट पता चलेगा, और इसकी वैल्यू से आपको एंगुलर नॉट पता चलेगा। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। तो यहां तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट, फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ कौन सा है आपका? अच्छा चलो एक चीज इसमें और बता देता हूँ, तो बंद कर दें। फोर्थ क्वांटम नंबर की बात करते हैं अपन। फोर्थ क्वांटम नंबर में आते हैं। इसी चलाने भाई है फोर्थ क्वांटम नंबर। पहले इसी में देख लो एक चीज, ये मैंने आपको प्रीवियस बताया था, ये फर्स्ट सेल है आपका, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये nth सेल है, ये 1s, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f, और nth में तो आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट सेल में 1 सेल, सेकंड सेल में 2 सब सेल, थर्ड सेल में 3 सब सेल, फोर्थ सेल में 4 सब सेल। यू कैन से nth सेल में टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितने होते हैं? n होते हैं। अच्छा ये तो समझ आ गया। अब ऑर्बिटल कि सर फर्स्ट में कितने ऑर्बिटल होंगे? एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो यहाँ एक ऑर्बिटल, यहाँ कितना हुआ 3 + 1 4 ऑर्बिटल, यहाँ कितना ऑर्बिटल हुआ 1 + 3 + 5 9 ऑर्बिटल, यहाँ 1 + 3 + 5 + 7 16 ऑर्बिटल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कह सकते हैं n सेल में सबसेल n होते हैं, ऑर्बिटल n सेल में n² होते हैं। फर्स्ट सेल में एक ऑर्बिटल, सेकंड सेल में 4, थर्ड में 9, फोर्थ में 6, तो n सेल में ऑर्बिटल n² होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स 2n² होते हैं। किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला, किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2l+1। कितने होते हैं? 2l+1। और इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सबसेल में 2 × 2l+1 4l+2। एक बार एक क्वेश्चन आया जेई में, बड़ा धोखा दिया उसने कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर present in any p orbital. Option 6 2 4 can't predict. बताओ क्या होगा आंसर? तो आंसर कितना होगा भाई? तो आंसर कितना होगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी p ऑर्बिटल? एनी p ऑर्बिटल पूछा है, तो आंसर क्या होगा? 2। अगर p सबसेल पूछता तो 6। एनी p ऑर्बिटल, तो चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, कितने होंगे किसी भी ऑर्बिटल में? इन एनी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट। तो आपको चाहे p बोले चाहे s बोले, एनी p ऑर्बिटल तो 2, और एनी p सबसेल 6। तो ध्यान रखिएगा, आपको सेल बोला है, सबसेल बोला है, ऑर्बिटल बोला है, ये वर्ड्स का ही कमाल है। तो आपको n सेल में सबसेल n होंगे, ऑर्बिटल n² होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 2n² होंगे। किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल 2l+1 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 2 × 2l+1 होते हैं। जैसे s है तो s में l0 रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में l1 रखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो निकल जाएगा।
नेक्स्ट फोर्थ क्वांटम नंबर, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल एस। स्पिन क्वांटम नंबर, any electron have a two spins, plus half and minus half। अब कुछ बच्चे कहते हैं क्लॉकवाइज वाले का प्लस हाफ है, एंटी क्लॉकवाइज वाले का माइनस हाफ है। ऐसा नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लॉकवाइज को ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे या ऐसे दिखा सकते हैं, पर इसका प्लस हाफ हो सकता है। हाँ, इसका प्लस लिया तो इसका माइनस ले लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका प्लस है इसका माइनस है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज नॉट बी वेरी केयरफुल। ध्यान रखिएगा, दीज आर द क्वांटम वैल्यूज विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। क्या लिखेंगे? दीज आर द टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। टू क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, टू quantum mechanical spin state which have no classical analog। इनका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, कोई क्लासिकल फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ये टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। किसी का भी प्लस हो सकता है और किसी का भी माइनस हो सकता है। और स्पिन मोमेंटम कितना होता है? अंडर रूट एस, एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, या अंडर द रूट एस, एस प्लस 1 एच क्रॉस। ये स्पिन मोमेंटम होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई ये मत सोचेगा कि क्लॉकवाइज प्लस हाफ है, एंटी क्लॉक, ऐसा नहीं है। रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, किसी का भी कोई हो सकता है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। तो ये आपका फोर्थ क्वांटम नंबर हो गया। तो आपके 4 क्वांटम नंबर हो गए, एन, एन, एम, एस। सेल को बताया, सब सेल को बताया, ऑर्बिटल को बताया और स्पिन को बताया। ये 3 कहां से आते हैं? श्रोडिंगर से आते हैं। ये लास्ट में अलग से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये आपका फोर्थ क्वांटम नंबर हो गया। आप कुछ चीज मिस कर रहे हो तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज दूंगा, उसकी भी कोई ज़्यादा टेंशन मत लेना कि सर ये पढ़ते वक्त मिस कर गए या लिखते वक्त मिस कर गए। जो नए बच्चे हैं, एकदम से नए हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, उनके लिए, जो पुराने हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ा हुआ है तो थोड़ा फास्ट पढ़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए 11th में हमने, तो थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे क्योंकि टाइम भी कम है। तो एकदम से लेके बैठ गए छोटी छोटी चीज़ों को तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि मेरा टारगेट है, मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, मेरा टारगेट है 15 जून तक मैं सारा सिलेबस आपका कवर करूंगा। ये मेरा टारगेट है। इसके बाद आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस मंडे का जो टेस्ट है, इस कमिंग मंडे का जो हमारा टेस्ट का शेड्यूल होता है, इस मंडे का जो टेस्ट का सिलेबस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पी ब्लॉक, कौन सा वाला? 11th वाला। तो पी ब्लॉक और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 2 मेन चैप्टर होंगे। फिर लिक्विड सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो थोड़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 80% आएगा इस बार। और ये आपका बिल्कुल फिक्स कर दिया मैंने, अब ये आएगा, ये 20% आएगा। जो भी टेस्ट का है वो बिल्कुल फिक्स है। ये 80% सिलेबस कवर करेगा और यहाँ 20% कवर करेंगे।
तो हाँ, थोड़ा सा फिजिकल हो गया है। तो कई बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर 1 आवर्स में नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो चलेगा। अभी आप 1.5 तो ज़्यादा हो जाएगा। आप ऐसा करिए 75 मिनट्स ले लीजिए, क्वार्टर हाफ ले लीजिए, 75 मिनट्स में आप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सब फिजिकल है। अगर आप पूरा पेपर देखते हो तो फिजिकल जितना नॉमिनली आएगा ना, इनऑर्गेनिक भी होगा, ऑर्गेनिक भी होगा, इसलिए आपको उस समय टाइम की दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपके पास 1 आवर कम पड़ रहा है तो आप इसके लिए 75 मिनट्स ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बाद में कवर हो जाएगा। क्योंकि लास्ट वाले जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, तो बड़ा टॉपिक था, तो बच्चों ने बोला कि सर टाइम नहीं मिला, हम कर सकते थे। तो वो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा फिजिकल है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन इसी में है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो थोड़ा कैलकुलेशन होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। कोशिश करना 1 आवर में ही कंप्लीट करें, नहीं हो कुछ बच्चों से तो छोड़ना मत, 15 मिनट और ले लेना, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये टेस्ट का शेड्यूल है। जैसे मैंने कल बोला था, आपको मैंने असाइनमेंट दे दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, किस बच्चे ने किए। मैंने 1 to 75 बोला था या 70 बोला था, 1 to 70 बोले थे ना कल वाले असाइनमेंट में। तो आप ये क्वेश्चन शायद किए होंगे, आपने किए क्या? बोलो बेटा, यस और नो किया गया? वाई और एन लिखो स्क्रीन पर, वाई और एन लिखो स्क्रीन पर। यस 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 यस, वाई फटाफट, यस फटाफट, यस यस यस। डाउट है तो पिंग करना मुझे, यस यस यस। लिख रहे हैं आप, लिख रहे हैं, वेरी गुड। 40 तक की है रितिका, क्यों? ज़्यादा करने थे, ज़्यादा करो भाई, क्वेश्चन फटाफट करो, जितना करोगे उतना दौड़ोगे। सर डाउट है, अरे डाउट तो होने चाहिए, डाउट होना चाहिए हर्षित, भेज दे व्हाट्सएप का क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है आपका नोट्स इज द प्लेस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी कि आपका साई स्क्वायर 0 हो जाए, वो जो आप जिसको बोलेंगे वो नोड है। तो नोड 2 तरह के हो गए आपके, कौन कौन से नोड हो गए? एक रेडियल नोड हो गया और एक एंगुलर नोड या नोडल प्लेन भी बोलते हैं। रेडियल नोड जो होता है वो कितने होते हैं? n-1। तो मैंने बताया ना कि n और l से पता चल जाएगा। एंगुलर नोड जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेंगे? l और n की वैल्यू से। वो जो है वो मैं अभी बताऊंगा, उसकी जो l वैल्यू है वही होगा। एंगुलर नोड होंगे कितने? जितने उसकी l की वैल्यूज है। करते हैं, चलो पहले रेडियल नोड पढ़ते हैं आपको। रेडियल नोड एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। रेडियल नोड एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से क्वेश्चन आ जाता है। तो रेडियल नोड पहले बताऊं 1s का, तो n1 n0 -1, तो नोड कितना आया? 0 1s। 2s के लिए 1, 3s के लिए 2, 4s के लिए 3, 2p 0, 3p 1, 4p 2, 4 -1 -2, 3d 0, 4d 1, 5d 2, 4f 0, 5f 1। तो ऐसे हम रेडियल नोड निकाल सकते हैं। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या किया वो देखते हैं, ध्यान से समझना। नोट तो समझ आएगा ना, ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, यहाँ तक का, यहाँ इस जगह को। साइंटिस्ट ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने कर्व प्लॉट किए साई आर और आर के बीच में, साई आर और आर के बीच में। तो कर्व कैसे है वो देखना। साई आर को बुक वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। साई आर भी बोल सकते हैं या कुछ बुक वाले आर आर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है। 1s का कर्व खींचा तो 1s का कर्व ऐसा है, फिर 2s का लिया, वही आर आर या साई आर,
और R के बीच में, तो ऐसा आया, ये 2s का आया। ध्यान से समझना, बहुत इजी है। फिर RR और R के बीच में 3s का लिया, 3s का कैसा आया, ऐसा आया। तो तुम इन कर्व को देख रहे हो तो दो तीन चीजें देख रहे हो कि जितना इसका नोड है उतने बार ये टच कर रहा है। अच्छा, न्यूक्लियस पे तो बाद में बात करेंगे। तो देखो 1s में कोई नोड नहीं है तो इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, 2s में एक है तो एक बार टच कर रहा है, 3s में दो है तो दो बार टच कर रहे हैं। यानी कि इस लाइन को जितनी बार वो टच कर रहे हैं उतने ही इसके नोड हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन इस पूरे में ग्राफ में दो डीमेरिट है। पहले तो क्या, न्यूक्लियस जो है आपका वहां फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है। न्यूक्लियस में क्या फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है? नहीं। दूसरी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव तो हो सकती है पर नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो यहां फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ रही है। तो दो डीमेरिट आई। पहले तो क्या डीमेरिट आई कि न्यूक्लियस में मैक्सिमम आ रही है, दूसरा फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ रही है। RR नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो ये दो जो डीमेरिट थी इनको साइंटिस्ट ने कैसे रिमूव किया वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेना कि जो ग्राफ प्लॉट हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, RR या साई RR में हो रहे हैं या किस में हो रहे हैं। तो समझ में आया पहला ये तीनों कर्व समझ में आए? फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। हाँ बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम है? बोलो फटाफट, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ध्यान से सुनना, अभी मैंने किसके बीच में लिया है? RR के बीच में। तो RR मतलब साई R। कुछ बच्चे और साई R भी लिख सकते हो, वेव फंक्शन है ना, और साई R, इसको साई R। तो पहला आपको समझ में आया कि रेडियल प्रोबेबिलिटी में क्या दिक्कत आ रही थी। जब हमने RR और R के बीच में लिया तो न्यूक्लियस में मैक्सिमम आ रही है, रेडियल प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव। अरे नेगेटिव क्या हो सकती है? या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेगेटिव का क्या मतलब है? अब इसको ठीक किया, कैसे ठीक किया वो देखते हैं, कैसे ठीक किया वो देखते हैं। कैसे ठीक किया है वो देखते हैं। अब हमने क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट किया पर हमने अब ले लिया साई स्क्वायर RR और इसको R स्क्वायर R भी बोल देंगे। इसके बीच में स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से 1s का तो ये आया, 2s का कैसा आ गया, 2s का जो कर्व था वो ऐसा आ गया, 2s का ऐसा आ गया। तो ये 1s, ये 2s, 3s का कैसा आ गया, 3s का देखना, ये 3s का आ गया, ये 3s का आ गया। तो कहने का मतलब जो नेगेटिव वाला था, जैसे आपने स्क्वायर किया वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? अरे नेगेटिव वाली चीज थी वो पॉजिटिव हो गई है। नोड तो 3s में 2 होंगे, 2s में 1 होंगे, 1s में कोई नहीं होगा। 2p में भी कैसा ग्राफ आएगा? 2p का ग्राफ होगा। अच्छा आगे बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो समझ रहे हो कि अब जो नेगेटिव वाला पोर्शन था वो पॉजिटिव में आ गया। फिर भी एक डिमेरिट क्या आ रही है? अभी भी न्यूक्लियस पर क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रही है। अभी भी ये डिमेरिट है। एक तो हमने क्या कर दी, नेगेटिव वाली तो हटा दी। जैसे इसको स्क्वायर किया नेगेटिव वाली चीज तो हट गई,
कोई नहीं है सर, नहीं आ रही है नेगेटिव वाली तो, लेकिन क्या बची रह गई, अभी भी न्यूक्लियस पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कैसी आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। ये भी इसी तरह आएगा, इसमें भी ये ऐसे ही, क्योंकि आर स्क्वायर है ना। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि कैसे आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने शुरू में जो प्लॉट करे थे ना, वो 1s 2s और 3s के लिए करे भाई इनके। मैं आपको ये बता दूं बहुत क्लियरली, पी के लिए इनमें किए नहीं, न्यूक्लियस की जीरो निकाल कर आगे करे हैं। शुरू में बस 3 यही आए थे। तो ये साई आर आया है, ये साई स्क्वायर आर आ गया है आपका। अब अपन निकालते हैं कि सर ये जो न्यूक्लियस पर जो इनफाइनाइट आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो वो समझ लेते हैं कि उसको कैसे दूर किया जाए। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ऐसे कॉन्सेंट्रिक दो स्फीयर ले लिए। कॉन्सेंट्रिक दो स्फीयर मतलब ये न्यूक्लियस से आर रेडियस का, ये आर प्लस ये आर रेडियस का, ये आर प्लस डी आर रेडियस का, ये आर रेडियस का है, ये आर प्लस डी आर का। और इसी में देखा, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यही देखी, न्यूक्लियस पर ये मान ही लिया है कि ये जीरो है। हमने ऑलरेडी मान लिया है कि ये जीरो है। तो इस आर और आर प्लस डी आर के बीच के स्फीयर में जो देखी गई वो एग्जैक्ट हुई, वो हो गई 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। और ये आर, ये आई थोड़ा छोटा कर ले, ठीक है। और ले लो एक 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर और आर, 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो देखो 1s की कितनी आई, ये 1s की आई। 2s की कितनी आई, ये 2s की आई। एक बार टच करा देना है, ये 2s की आई। तो ध्यान रखना ये एग्जैक्ट हो गया। अब हमने न्यूक्लियस पे जीरो मान ही लिया है, तो पहले हमने साई आर और आर में खींचा, फिर हमने साई स्क्वायर आर और आर में खींचा, फिर तीसरा हमने किस में खींचा, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर और आर में। जैसे आपने 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर और आर में खींचा, इसका मतलब आपने न्यूक्लियस में पहले से जीरो मान रखा है, वहां देखा ही नहीं, आपने देखा ही आर और आर प्लस डी आर के बीच का जो आर और आर प्लस डी आर के बीच का जो स्फीयर है, ये इसी में ही देखा है, बाकी जगह देखा ही नहीं है, न्यूक्लियस में जीरो ही मान लिया है। तो जितनी बार भी टच करेगा उतना आ जाएगा। तो ये रेडियल, इनको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब एग्जाम में आपको किसके पीछे पूछा है, साई आर के बीच में पूछा है, साई स्क्वायर आर के बीच में पूछा है, या 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर के बीच में पूछा है, वो आप देख लेना। ये एग्जैक्ट है, इनमें कोई अब डिमेरिट नहीं बची है, न्यूक्लियस पे जीरो आ रहा है और नेगेटिव भी नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक प्लॉट करके बताता हूँ, आप बताना ये किस किस का हो सकता है, ये किसका पॉसिबल है। नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट भाई। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बेटा हाँ बोलो भाई, बोलो फटाफट, कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है तो आगे बढ़ूंगा, फिर एक आधा न्यूमेरिकल करा के आगे बढ़ूंगा। आज से ज़्यादा इस चैप्टर को नहीं खींच सकते। चलो तो आगे बढ़ता हूँ। तो
किसके बीच में है? 4πr² और r डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के बीच में ग्राफ है। ऐसे ऊंचा होता जाता है। पहले बात तो बताओ इसमें नोड्स कितने हैं, फिर आप बताओ इसमें एंटी नोड्स कितने हैं, और कौन कौन से ऑर्बिटल का सबसेल का कौन कौन से सबसेल का ये हो सकते हैं। बोलो क्या क्या बोलोगे? इसमें नोड्स कितने हैं? 1 2 3 नोड्स 4 नहीं बेटा, न्यूक्लियस वाला नोड नहीं होता है। न्यूक्लियस कभी भी काउंट नहीं करेंगे। नोड्स वही होते हैं जितनी बार वो टच कर रहा है, न्यूक्लियस को कभी भी नहीं काउंट करने, वो तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, वहां मानती ही नहीं है। तो नोड्स वो है जितनी बार ये इस लाइन को टच कर रहा है। हाँ, नोड्स 3 नोड्स 3 नोड्स 3 नोड्स 3 सही है, 3 सही है। एंटी नोड्स 4 बिल्कुल सही है, एंटी नोड्स 4 बिल्कुल ठीक है। एंटी नोड्स 4 जो नोड्स होंगे एंटी नोड से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नोड्स तो ये हो गए 1 2 3, ये 1 2 और 3, इनको क्या बोलेंगे? नोड्स। इनको 1 2 3 एंड 4, इनको क्या बोलेंगे? एंटी नोड्स। एंटी नोड्स कितने? नोड्स 3, एंटी नोड्स 4। कौन कौन से सबसेल का ये पॉसिबल है? कौन कौन से? सर इलेक्ट्रॉन स्पिन इंट्रेंगल, इसी बात में पूछना भाई, क्या पूछ रहा है नहीं समझ पा रहा हूँ, अलग से पूछना बाद में। 4s 5p 6d 7f बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल सही है, सब हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? 3 नोड्स है ना, तो 4s हो सकता है, 5p हो सकता है, 6d हो सकता है और 7, सब में 3 रेडियल नोड आ रहे हैं। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 4s 5p 6d और 7f इनमें से कोई भी हो सकता है। सब में जो नोड्स होंगे वो कितने होंगे? 3 ही होंगे। एग्जैक्टली अभी हमें देख के नहीं पता चलेगा। तो ये रेडियल नोड में इससे बेहतरीन चीज़ें कुछ भी नहीं है यार, यही अच्छा है। रेडियल नोड मुझे लगता है सर, आई मीन कि अगर एक की स्पिन, पता नहीं, तो मेरा स्क्रीन से चला जा रहा है, तो मुझे बाद में फ़ोन करके पूछ लेना। नेक्स्ट, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड ये किसके लिए डिफाइन होती है? ऑर्बिटल के लिए। जितनी एल वैल्यू है उतने एंगुलर नोड होंगे। एस के लिए 0, px के लिए 1, कौन सा? yz प्लेन। py के लिए 1, कौन सा? xz प्लेन। pz के लिए 1, कौन सा? xy प्लेन। dxy, d के लिए एल वैल्यू कितनी होती है? 2, एल वैल्यू 2 होती है तो 2 नोडल प्लेन होंगे, एंगुलर नोड होंगे। कौन कौन से प्लेन? yz एंड zx। dyz 2, xy एंड zx। dzx 2, कौन कौन से? xy एंड yz। dz स्क्वायर 2। अब dz स्क्वायर होता कैसा है भाई? dz स्क्वायर होता है, एक ये नॉब होती है z प्लेन में, और एक ये लॉब होता है, ये xy प्लेन में होता है। ये किस में होता है? xy प्लेन में। तो कोई कहे सर कैसा होगा? ऐसा हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, क्योंकि ये d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें xy प्लेन में भी है और ये z प्लेन में भी है। तो फिर dz स्क्वायर का आप क्या बोल सकते हो? 2 बोल सकते हो। क्यों?
क्योंकि वो x है और ये y है, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें ऐसे दो एंगुलर नोड बन सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे ऐसे, पर इसमें तो नहीं बनेगी। तो dz स्क्वायर में तो फिर आप जीरो ही लिखेंगे मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक z प्लेन में आ गया और एक xy प्लेन में लॉब आ गया, टायर आ गया, तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। हाँ, इस तरह के में क्योंकि ये xy प्लेन में भी ये रहेगा और z प्लेन में भी रहेगा, तो इसमें तो नहीं रहेगा। लेकिन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये ऐसे दो क्या बन जाएंगे, ऊपर और नीचे सिलेंडर जैसे बनेंगे, तो उसमें दो होंगे, dz स्क्वायर में नहीं होंगे। तो ये किसी भी d ऑर्बिटल्स में एंगुलर नोड है जो उसकी L वैल्यू है। टोटल नोड्स पूछे आपको, टोटल नोड्स पूछे तो n माइनस L माइनस 1 तो रेडियल नोड हो गया, L एंगुलर नोड हो गया, तो टोटल नोड्स कितने हो गए, L माइनस 1। नोड इज द प्लेस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी जीरो। तो वो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आ जाएगा। लिख नहीं सकते, इनको लिख के नहीं बता सकते कि कौन से एग्जैक्ट, वो डिफाइन नहीं कर सकते। इतना आएगा भी, आप टेंशन मत लेना, कौन से हैं जो पॉसिबल नहीं वो नहीं पूछेगा, तो आप उस पर मत जाओ, जो पॉसिबल है वही करो। अच्छा, डीजनरेसी, डीजनरेसी जानते हैं आप? डीजनरेसी क्या होता है? डीजनरेसी, डू यू नो द मीनिंग डीजनरेसी? कितने लोग हैं जो डीजनरेसी जानते हैं भाई? जिनके एनर्जी सेम हो। dz स्क्वायर नहीं समझ में आया? dz स्क्वायर में बेटा एक नोडल प्लेन z एक्सिस पे होगा, एक जो टायर है वो xy प्लेन में होगा। तो एक xy प्लेन में टायर हो गया, z प्लेन में एक लॉब हो गया। तो कोई भी जगह नहीं है ना जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। xy प्लेन में टायर है, z प्लेन में खुद नॉब है, तो कोई भी जगह खाली नहीं रही। ये देखो ऐसे xy प्लेन आ गया, ये आपका xy प्लेन और ये आपका z प्लेन, ये आपका z प्लेन। तो बचा कौन सा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो? ये प्लेन भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, तो कोई भी प्लेन नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो। तो अब आ जाते हैं अपन डीजनरेसी पर। डीजनरेसी क्या वर्ड होता है? डीजनरेसी का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिन ऑर्बिटल्स में सेम हो उन्हें बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं उनको? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। कौन बताएगा? मुझे देखता हूं, मैं पूछता हूं कौन बताने वाला है ना। क्वेश्चन पूछता हूं फिर बताते हैं, देखते कौन कौन बताता है। एक आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं आपको। नॉट considering the electronic spin, the degeneracy of the second state of the second excited state। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? n equals to 3 of hydrogen atom is 9, while the degeneracy
degeneracy while the degeneracy of the second excited state while the degeneracy of second excited state of H minus is बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर आईआईटी हैव आस्क्ड। आईआईटी ने एक इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में पूछा कि नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, वो भी बोल दिया है सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n equals to 3 of hydrogen atom is 9 while the degeneracy of second excited state of H minus is। इंटीजर टाइप का आंसर आएगा। कौन बच्चा करता है, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। जो भी मौन का 9 आ रहा है, नहीं मौन गलत है बेटा, 9 गलत है। बहुत बढ़िया है ये। क्या हुआ भाई? देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान लेना है। नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9 while the degeneration of second excited state of कर लेंगे, अभी कर लेते हैं।